संसद के पीठासीन अधिकारी। संसद के प्रत्येक सदन के अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं। इसके अलावा लोकसभा में सभापति का पैनल और राज्यसभा में उपसभापति का पैनल नियुक्त किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचन एवं पदावधि। पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जब अध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा इस रिक्त स्थान के लिए किसी अन्य सदस्य को चुनती है। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करता है। आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल तक पद धारण करता है। हालांकि उसका पद निम्नलिखित 3 मामलों में से इससे पहले ही समाप्त हो सकता है। यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता, यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग करे, यानी लिखित रूप में, यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे उसके पद से हटाएं। ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना ना दे दी गई हो। जब अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन है तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, किंतु उसे लोकसभा में बोलने और उसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में उसे मत देने का भी अधिकार होगा, परंतु मतों के बराबर होने की दशा में मत देने का अधिकार नहीं होगा। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, जब लोकसभा विघटित होती है, अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता, वह नई लोकसभा की बैठक तक पद धारण करता है। भूमिका, शक्ति और कार्य, इसके क्या कार्य होते, क्या भूमिका है और इसके पास क्या क्या शक्तियाँ हैं। अध्यक्ष लोकसभा व उसके प्रतिनिधियों का मुखिया होता है। वह सदस्यों की शक्तियों व विशेषाधिकार का अभिभावक होता है। वह सदन का मुख्य प्रवक्ता होता है और सभी संसदीय मसलों में उसका निर्णय अंतिम होता है। अतः वह लोकसभा का पीठासीन अधिकारी ही नहीं बल्कि इससे अधिक है। इस पद पर अध्यक्ष के पास असीम व महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं तथा वह सदन के अंदर सम्मान, उच्च प्रतिष्ठा व सर्वोच्च अधिकारी का उपभोग करता है। ये उसकी शक्तियां हैं। लोकसभा में 3 स्रोतों भारत के संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया, कार्य संचालन नियम तथा संसदीय परंपराओं से अपनी शक्तियों व कार्यों को प्राप्त करता है। अध्यक्ष की शक्तियां व कर्तव्य क्या क्या हैं वो समझते हैं। तो इसमें सदन की कार्रवाई व संचालन के लिए वह नियम व विधि का निर्वहन करता है। यह उसका प्राथमिक कर्तव्य है। उसका निर्णय अंतिम होता है। सदन के भीतर वह भारत के संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमन तथा संसदीय पूर्व उदाहरणों का अंतिम व्याख्याकार होता है। अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि वह गणपूर्ति कोरम के अभाव में सदन को स्थगित कर दे। सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति सदन की संख्या का 10वां भाग होता है। सामान्य स्थिति में मत नहीं देता, परंतु बराबर की स्थिति में मत दे सकता है। दूसरे शब्दों में, किसी मुद्दे पर अगर सदन समान रूप से विभाजित हो तो वह अपने मत का प्रयोग कर सकता है। ऐसे मतों को निर्णायक मत कहा जाता है और इसका तात्पर्य गतिरोध को समाप्त करना होता है। अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। दोनों सदनों के बीच विधेयक पर गतिरोध समाप्त करने
के लिए राष्ट्रपति की संयुक्त बैठक बुलाता है। सदन के नेता के आग्रह पर वह गुप्त बैठक बुला सकता है। जब गुप्त बैठक की जाती है तो किसी अनजान व्यक्ति को चैम्बर या गैलरी में जाने की अनुमति नहीं होती, अध्यक्ष द्वारा अनुमति दिए जाने को छोड़कर। अध्यक्ष यह तय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं और उसका निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा में सिफारिश या राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजे जाने वाला विधेयक अध्यक्ष द्वारा स्थापित होता है कि वह धन विधेयक है। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर अध्यक्ष लोकसभा के किसी सदस्य की निहरता के प्रश्न का निपटारा करता है। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। वह भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, जो भारतीय संसद और विश्व के विभिन्न संसदों के बीच की कड़ी है। वे देश में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के पदेन सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं। वह लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति नियुक्त करता है और उसके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। वह स्वयं भी कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति व सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष होता है। स्वतंत्रता व निष्पक्षता अगर देखें तो चूंकि अध्यक्ष के पद में प्रतिष्ठा, मर्यादा, प्राधिकार निहित है, अतः स्वतंत्रता और निष्पक्षता इसकी अनिवार्य शर्तें हैं। निम्नलिखित उपबंध अध्यक्ष की स्वतंत्रता व निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं। वह सदन के जीवन काल पर्यंत पद धारण करता है। उसे लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित करने पर हटाया जा सकता है, सामान्य बहुमत द्वारा नहीं। इस प्रक्रिया पर विचार करने या चर्चा करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। उसका वेतन व भत्ता संसद द्वारा निर्धारित करती है। उसके कार्यों व आचरण की लोकसभा में ना तो चर्चा की जा सकती है, ना ही आलोचना। स्वतंत्रता या मौलिक प्रस्ताव को छोड़कर सदन की प्रक्रिया विनियमित करने या व्यवस्था रखने की उसकी शक्ति न्यायालय को अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वह पहली बार मत नहीं देगा, परंतु वह पहली बार मत नहीं देगा, परंतु मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत यह अध्यक्ष के पद को निष्पक्ष बताता है। वरीयता सूची में उसका स्थान काफ़ी ऊपर है। उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ यहाँ पर जो 7 में लिखा है या इसे काट के 6वें स्थान पर रखा गया, यानी वह प्रधानमंत्री व उप प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर है। ब्रिटेन में अध्यक्ष को आवश्यक रूप से किसी दल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ऐसी परंपरा है कि अध्यक्ष को अपने दल से त्यागपत्र देना पड़ता है और वह राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहता है। ऐसी स्वस्थ परंपरा भारत में नहीं है, क्योंकि यहाँ अध्यक्ष अपने दल की सदस्यता को नहीं त्यागता है। लोकसभा उपाध्यक्ष
की तरह लोकसभा उपाध्यक्ष की बात हो रही, अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अध्यक्ष चुने जाने के बाद उपाध्यक्ष को चुना जाता है। उपाध्यक्ष को चुने जाने की तारीख अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है। जब उपाध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा दूसरे सदस्य को इस स्थान के लिए चुनती है। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी सदन के जीवन पर्यंत अपना पद धारण करता है, परंतु वह निम्नलिखित 3 परिस्थितियों द्वारा अपना पद छोड़ सकता है। उसके सदन के सदस्य न होने पर अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षरित सहित त्यागपत्र द्वारा, लोकसभा में तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे अपने पद से हटाए जाने पर ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना न दी गई हो। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष उसके कार्यों को करता है। सदन की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति की दशा में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर काम करता है। दोनों ही स्थितियों में वह अध्यक्ष की शक्ति का निर्वहन करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन होता है। उल्लेखनीय है कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता, वह प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। उपाध्यक्ष के पास एक विशेषाधिकार होता है कि वह भी किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जा सकता है। वह स्वाभाविक रूप से उसका सभापति बन जाता है। पहली बार मत नहीं दे अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी जब पीठासीन होता है वह पहली बार मत नहीं दे सकता, केवल मत बराबर होने की दशा में मत करता है। जब उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है तब पीठासीन नहीं होगा, हालांकि उसे सदन में उपस्थित रहने का अधिकार है। जब अध्यक्ष सदन में पीठासीन होता है तो उपाध्यक्ष सदन के अन्य दूसरे सदस्यों की तरह होता है। उसे सदन में बोलने, कार्रवाई में भाग लेने और किसी प्रश्न पर मत देने का अधिकार है। उपाध्यक्ष संसद द्वारा निर्धारित किए गए वेतन व भत्तों का हकदार है, जो भारत की संचित निधि द्वारा देय होता है। 10वीं लोकसभा तक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अमूमन सत्ताधारी दल के होते हैं। 11वीं लोकसभा से इस पर सहमति हुई कि अध्यक्ष सत्ताधारी दल घटक का हो व उपाध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल से हो। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद धारण करते समय कोई अलग शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेता। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव भारत सरकार अधिनियम 1919 के उपबंध के तहत 1921 में हुआ। उस समय अध्यक्ष व उपाध्यक्ष क्रमशः प्रेसिडेंट व डिप्टी प्रेसिडेंट कहलाते थे। यह नामांकन 1947 तक चला। 1921 से पहले भारत का गवर्नर जनरल केंद्रीय विधान परिषद की बैठक का पीठासीन अधिकारी होता था। 1921 में भारत के गवर्नर जनरल ने फ्रेडरिक व्हाइट व सच्चिदानंद सिन्हा को क्रमशः पहला अध्यक्ष व पहला उपाध्यक्ष नियुक्त किया। 1925 में विट्ठल भाई जे पटेल को केंद्रीय विधान परिषद का पहला निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। विट्ठल भाई जे पटेल, इन्हें विधान परिषद का पहला निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया, जो पहले भारतीय थे। भारत सरकार का अधिनियम 1935 के तहत प्रेसिडेंट व डिप्टी प्रेसिडेंट को क्रमशः अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कहा गया। हालांकि पुरानी व्यवस्था 1947 तक चलती रही, क्योंकि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय भाग का क्रियान्वयन नहीं किया गया। जीवी मालुकर व अनंत सयानाम आयंगर को क्रमशः लोकसभा का पहला अध्यक्ष व पहला उपाध्यक्ष बनाया गया। जीवी मालवंकर को संविधान सभा के अध्यक्ष के साथ साथ प्रांतीय संसद का भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने एक दशक तक 1946 से 1956 तक लोकसभा के अध्यक्ष का पद संभाला। लोकसभा के सभापतियों की तालिका।
लोकसभा के नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष सदस्यों में से 10 को सभापति तालिका के लिए नामांकित करता है। इसमें से कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद का पीठासीन अधिकारी हो सकता है। पीठासीन होने पर उसकी शक्ति अध्यक्ष के समान होती है। वह तब तक पद धारण करता है जब तक कि नई सभापति तालिका का नामांकन ना हो जाए। जब इस पैनल का सदस्य अनुपस्थित रहता है तो सदन किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष निर्धारित नहीं करता, अध्यक्ष निर्धारित करता है। यहाँ यह बात ध्यान आकर्षक योग्य है कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो सभापति तालिका का सदस्य सदन का पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता। इस अवधि के लिए अध्यक्ष को कर्तव्य का निर्वहन वह व्यक्ति करेगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है या राष्ट्रपति ने नियुक्त किया हो। रिक्त पदों के लिए जितना जल्द हो सके चुनाव कराया जाता है। सामयिक अध्यक्ष। संविधान में व्यवस्था है कि पिछली लोकसभा के अध्यक्ष नई लोकसभा की बैठक के ठीक पहले तक अपने पद पर रहता है। इसीलिए राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करता है। आमतौर पर लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को इसके लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति को सामयिक अध्यक्ष को शपथ दिलाता है। सामयिक अध्यक्ष को स्थायी अध्यक्ष के समान ही शक्तियां प्राप्त होती हैं। वह नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है। उसका मुख्य कर्तव्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। वह सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए मदद करता है। जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो सामयिक अध्यक्ष का पद खुद समाप्त हो जाता है, अतः यह पद अल्पकालीन होता है। राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी सभापति कहलाता है। देश का उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करता। राज्यसभा के सभापति को तभी पद से हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया जाए। पीठासीन अधिकारी के रूप में सभापति की शक्ति व कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान होती है। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष के समान अध्यक्ष के पास जो विशेष शक्तियाँ होती हैं जो सभापति के पास नहीं होती, वो कौन सी है? एक तो लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं और उसका निर्णय अंतिम होता है। लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक का पीठासीन अधिकारी होता है। ये दो शक्तियाँ लोकसभा अध्यक्ष में बढ़ी होती हैं। अध्यक्ष के विपरीत सदन का सदस्य होता है। सभापति सदन का सदस्य नहीं होता, परंतु अध्यक्ष की तरह सभापति भी पहली बार मत नहीं देता। मत बराबर होने की स्थिति में वह मत दे सकता है। जब उपराष्ट्रपति को सभापति के पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। हालांकि वह सदन में उपस्थित रह सकता है, बोल सकता है और सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। जबकि लोकसभा अध्यक्ष पहली बार मत दे सकता है अगर उसे हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो। अध्यक्ष की तरह सभापति का भी वेतन भत्ते संसद ही निर्धारित करती है, जो भारत की संचित निधि पर भारित होती है। वह भारतीय संसदीय समूह के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, जो कि भारत की संसद और दुनिया की संस्थाओं के बीच कड़ी का कार्य करता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा से कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता। इस अवधि में वह राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता है। राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा अपने सदस्यों के बीच से स्वयं अपना उपसभापति चुनती है। जब किसी कारण से उपसभापति का स्थान रिक्त हो जाता है तो राज्यसभा के सदस्य अपने बीच से नया उपसभापति चुन लेते हैं। उपसभापति
अपना पद निम्नलिखित 3 में से किसी कारण से छोड़ता है। यदि राज्यसभा में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए। नंबर 2, यदि वह सभापति को अपना लिखित इस्तीफा सौंप दे। यदि राज्यसभा के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा उसको हटाने का प्रस्ताव पास हो जाए। इस तरह का कोई भी प्रस्ताव 14 दिन के पूर्व नोटिस के बाद ही दिया जा सकता है। उपसभापति सदन में सभापति का पद खाली होने पर सभापति के रूप में कार्य करता है। सभापति की अनुपस्थिति में भी वह बतौर सभापति कार्य करता है। दोनों ही मामलों में उसके पास सभापति की सारी शक्तियाँ होती हैं। इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि उपसभापति सभापति के अधीनस्थ नहीं होता, वह राज्यसभा के प्रति सीधे उत्तरदायी होता है। सभापति की तरह ही उपसभापति भी सदन की कार्रवाई के दौरान पहले मत नहीं दे सकता। दोनों ओर से बराबर वोट पड़ने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि जब उसे हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह सदन की कार्रवाई में पीठासीन नहीं होता, भले ही वह सदन में उपस्थित हो। बात करते हैं जब सभापति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है तो उपसभापति एक साधारण सदस्य की तरह होता है। वह बोल सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है तथा मतदान की स्थिति में मत दे सकता है। सभापति की तरह ही उपसभापति भी नियमित वेतन एवं भत्तों का अधिकारी होता है। उसे संसद द्वारा तय किया गया वेतन व भत्ता मिलता है, जिसका भुगतान भारत की संचित निधि पर भारित होता है। राज्यसभा के उपसभापति की तालिका। राज्यसभा के नियमों के तहत सभापति इसके सदस्यों के बीच से उपसभापति को मनोनीत करता है। सभापति एवं उपसभापति की अनुपस्थिति में इसमें से कोई भी सदन की अध्यक्षता कर सकता है। उस समय से उसे सभापति के समान ही अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त होती हैं। जब पैनल में से कोई उपसभापति भी उपस्थित ना हो तो दूसरा व्यक्ति जिसे सदन ने निर्धारित किया हो बतौर सभापति कार्य करता है। ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि पैनल का सदस्य उस कार्रवाई का संचालन नहीं कर सकता जब सभापति उपसभापति का पद रिक्त होता है। इस समय सभापति का दायित्व होता है कि वह उपसभापति की नियुक्ति करे। इस रिक्त स्थान को भरने के लिए जितना जल्द से जल्द हो सके चुनाव कराया जाता है। संसद का सचिवालय। संसद के दोनों सदनों का पृथक सचिवालय स्टाफ होता है। यद्यपि इसमें से कुछ पद दोनों सदनों के लिए समान होते हैं, उनकी भर्ती सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। दोनों सदनों के सचिवालय का मुखिया महासचिव होता है, वह स्थायी अधिकारी होता है और उसकी नियुक्ति सदन का अधिकारी करता है। संसद का नेता या हम कहें सदन का नेता। लोकसभा के नियमों के तहत सदन का नेता का अभिप्राय है प्रधानमंत्री। यदि वह लोकसभा सदस्य है या प्रधानमंत्री द्वारा सदन का नेता के रूप में मनोनीत कोई मंत्री जो लोकसभा का सदस्य हो, राज्यसभा में भी एक सदन का नेता होता है, वह मंत्री होता है। और राज्यसभा का सदस्य भी जिसे प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह सदनीय कार्य निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण है और उसे उपनेता मनोनीत करने का अधिकारी है। इसी तरह कार्यकारी अमेरिका में बहुमत नेता के रूप में जाना जाता है। विपक्ष का नेता ये समझ लो, संसद के दोनों पक्षों में एक विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष के सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य का कुल सदस्यों के 10वें हिस्से के करीब होने चाहिए। इतनी संख्या पर ही उसे विपक्ष का नेता के रूप में मान्यता मिल सकती है। संसदीय व्यवस्था में विपक्ष का नेता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसका मुख्य कार्य सरकार के कार्यों की उचित आलोचना एवं
वैकल्पिक सरकार की व्याख्या करना होता है। इसीलिए लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता को 1977 में महत्ता मिली। उसे वेतन भत्ते व सुविधाएं कैबिनेट मंत्री की तरह मिलती है। 1965 में पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता मिली थी। इसी तरह के कार्य को अमेरिका में अल्पसंख्यक नेता कहा जाता है। ब्रिटिश राजनीति व्यवस्था में एक अनोखी संस्था है जिसे शैडो कैबिनेट या छाया मंत्रिमंडल कहा जाता है। इसे विपक्षी दलों द्वारा सरकार के साथ तुलना के लिए बनाया जाता है और अपने सदस्यों को भविष्य के मंत्रियों के तौर पर तैयार किया जाता है। इसमें प्रत्येक कैबिनेट मंत्री के लिए विपक्ष का शैडो कैबिनेट होता है। ये शैडो कैबिनेट सरकार परिवर्तन होने पर वैकल्पिक कैबिनेट मुहैया कराता है। इसीलिए आइवर जेनिंग्स ने विपक्ष के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री कहा। वह मंत्री के स्तर का होता है जिसे सरकार वेतन देती है। बीहिप या सचेतक कहें या इंडिकेटर कहें। यद्यपि सदन का नेता एवं विपक्ष का नेता पद संविधान में उल्लेखित नहीं है, फिर भी इन्हें सदन के नियम एवं संसदीय संविध में क्रमशः उल्लेखित किया गया है। दूसरी ओर विहिप कार्यालय को उल्लेख ना तो भारत के संविधान में, ना ही सदन के नियमों और ना ही संसदीय संविध में किया गया है। यह संसदीय सरकार की परंपराओं पर आधारित होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल, चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में, संसद में अपना विहिप होता है। उसे राजनीतिक दल द्वारा सदन के सहायता नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है। उसकी जिम्मेदारियां होती हैं कि वह अपने पार्टी के नेताओं को बड़ी संख्या में सदन में उपस्थित रखे और संबंधित मुद्दों के पक्ष या विपक्ष में पार्टी का सहयोग करे। वह संसद के सदस्यों के व्यवहार पर नज़र रखता है। सदस्यों के लिए माना जाता है कि वह विहिप के निर्देशों का पालन करेंगे, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। संसद के सत्र, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछे ही जाते हैं। संसद के जो सत्र होते हैं वो समझते हैं। आहूत करना यानी सभा में उपस्थित होने का आदेश। संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति समय समय पर सम्मन जारी करता है, लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए। सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं। पहला जो चलता है वो चलता है बजट सत्र, फरवरी से मई तक। दूसरा चलता है मानसून सत्र, जो हमारा चलता है जुलाई से सितंबर तक। तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। संसद का सत्र प्रथम बैठक से लेकर 17 अवसान या लोकसभा के मामले में विघटन के मध्य की समयावधि है। सत्र के दौरान सदनों के संचालन हेतु प्रत्येक दिन आहूत होता है। एक सत्र के 17 अवसान एवं दूसरे सत्र के प्रारंभ होने के मध्य की समयावधि को अवकाश कहते हैं। स्थगन का मतलब होता है किसी चीज़ को टालना। संसद के एक सत्र में काफ़ी बैठकें होती हैं। प्रत्येक बैठक में 2 सत्र होते हैं। सुबह की बैठक 11 बजे से 1 बजे तक और दोपहर के भोजन के बाद 2 बजे से 6 बजे तक। संसद की बैठक को स्थगन या अनिश्चितकाल के लिए स्थगन या सत्रावसान या विघटन लोकसभा के मामले में द्वारा समाप्त किया जाता है। स्थगन द्वारा बैठक के कार्य को कुछ निश्चित समय, जो कि कुछ घंटों, दिन या सप्ताह हो सकता है, के लिए निलंबित किया जाता है। अनिश्चितकाल के लिए स्थगन। अनिश्चितकाल के लिए स्थगन का अभिप्राय है संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाना। दूसरे शब्दों में, जब सदन को बिना यह बताए स्थगित कर दिया जाता है कि अब उसे किस दिन आहूत किया जाएगा, इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगन कहते हैं। निश्चितकाल के लिए स्थगन करने की शक्ति या अध्यक्ष या सभापति को होती है। वह स्थगन दिन या समय से पहले भी सदन की बैठक में आहूत कर सकता है या अनिश्चितकाल के लिए स्थगन के उपरांत भी किसी भी समय। सत्रावसान का अर्थ होता है, वो समझते हैं, पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष या सभापति सदन को सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करता है।
इसके कुछ दिनों के ही राष्ट्रपति सदन को सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है। हालांकि राष्ट्रपति सत्र के दौरान भी सत्रावसान करता है। स्थगन व सत्रावसान में अंतर देखते हैं। स्थगन का अर्थ होता है यह सिर्फ एक बैठक को समाप्त करता है, ना कि सत्र को। सत्रावसान का अर्थ होता है यह न केवल बैठक बल्कि सदन के सत्र को समाप्त करता है। यह सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह किसी विधेयक या सदन के विचाराधीन काम पर असर नहीं डालता, क्योंकि वही काम दोबारा न होने वाली बैठक में किया जा सकता है। ये भी किसी विधेयक पर प्रभाव नहीं डालता, लेकिन बचे हुए काम के लिए अगले सत्र या नोटिस देना पड़ता है। ब्रिटेन के सत्रावसान के कारण विधेयक व अन्य लंबित कार्य समाप्त माने जाते हैं। पांचवा बिंदु है ऐसा विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो, समाप्त नहीं होता। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाता हो, समाप्त नहीं होता। गणपूर्ति या कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिसकी उपस्थिति सदन के कार्य संपादित होता है। वह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। इसका अर्थ है कि यदि कोई कार्य करता है तो लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य एवं राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य अवश्य होने चाहिए। यदि सदन के संचालन के समय कोरम पूरा नहीं होता तो यह अध्यक्ष या सभापति का दायित्व है कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या गणपूर्ति के लिए कोई कार्य संपन्न न करे। बात करें सदन के मतदान की, तो सदन के मतदान में सभी मामलों पर सदन में दो या दोनों की संयुक्त बैठक में उपस्थिति के सदस्यों के बहुमत से पीठासीन अधिकारी के अलावा निर्णय लिया जाता है। संविधान में उल्लेखित कुछ विशिष्ट मामलों जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, संविधान संशोधन कार्रवाई, पीठासीन अधिकारियों को हटाना आदि विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है। संसद का पीठासीन अधिकारी पहले प्रयास में मत नहीं देता, लेकिन मत बराबर होने की दिशा में वह मतदान कर सकता है। सदन की कार्रवाई किसी अनाधिकृत मतदान या भागीदारी या इसकी सदस्यता में किसी रिक्त के बावजूद वैध होगी। लोकसभा में मतदान प्रक्रिया के निम्नलिखित बिंदु उल्लेखनीय हैं। चर्चा के अंत में लोकसभा अध्यक्ष प्रश्न पूछकर प्रस्ताव के बारे में सदस्यों की राय आमंत्रित करता है। प्रस्ताव के पक्ष में वे अय बोलें और जो प्रस्ताव के विरोध में हो नो बोलें। लोकसभा तब होते हैं जब मैं समझता हूँ प्रस्ताव यस के पक्ष में पर नोज जैसी भी स्थिति हो। यदि प्रश्न के बारे में लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती नहीं दी जाती तो वे 2 बार बोलेंगे यस अथवा नो जैसी भी स्थिति हो। हैव इट और उसी अनुसार सदन के समक्ष प्रश्न का निश्चय हो जाएगा। यदि किसी प्रश्न को लेकर लोकसभा के निर्णय को चुनौती दी जाती है तब वह आदेश करें कि हावी स्पष्ट हो जाए। तीन मिनट और 3 सेकंड के बीत जाने पर वह प्रश्न दोबारा पूछेंगे और घोषणा करेंगे कि उनकी राय में जीत ऐस की हुई या नोज की। यदि सभा अध्यक्ष को इस प्रकार घोषित की गई राय को फिर चुनौती मिलती है तब वह निर्देश देंगे कि मतों को स्वचालित वोट रिकॉर्डर से रिकॉर्ड किया जाएगा। अय तथा नो
स्लिप का प्रयोग किया जाए, फिर सदस्य लॉबी में चले जाएंगे। यदि लोकसभा अध्यक्ष की राय में कि बंटवारे वोट का अनावश्यक दावा किया गया, सदस्यों को कह सकते हैं कि अय नो वाले सदस्य अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। जब गिनती हो तब वे सदन के निश्चय की घोषणा कर सकते हैं। इस मामले को मतदाताओं के नाम नहीं रिकॉर्ड किए जाएंगे। संसद की भाषा की अगर बात करें, संविधान ने हिंदी और अंग्रेजी भाषा को सदन की कार्रवाई की भाषा घोषित किया। हालांकि पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। दोनों सदनों में समांतर रूप से अनुवाद की व्यवस्था, तथापि यह व्यवस्था की गई कि संविधान लागू होने की तिथि के 15 वर्षों बाद अंग्रेजी स्वमेव समाप्त हो जाएगी। यह तिथि 1965 थी। वैसे राजभाषा आयोग अधिनियम 1963 में हिंदी के साथ अंग्रेजी की निरंतरता की अनुमति देता है। मंत्रियों एवं महान्यायवादियों के अधिकार। मंत्रियों एवं महान्यायवादियों के अधिकार। सदन का सदस्य होने के अतिरिक्त प्रत्येक मंत्री एवं भारत के न्यायवादियों को इस बात का अधिकार होता है कि वह सदन में अपने विचार व्यक्त कर सकता है, सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है। यह सदन की किसी भी समिति जिसके वे सदस्य हैं की बैठक या कार्रवाई में भी भाग ले सकते हैं। लेकिन मतदान के अधिकार बिना इस संवैधानिक उपबंध की पृष्ठभूमि के 2 कारण हैं। एक मंत्री उस सदन की कार्रवाई में भी भाग ले सकता है जिसका वह सदस्य नहीं है। दूसरे शब्दों में, एक मंत्री जो लोकसभा का सदस्य है राज्यसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। उसी तरह एक मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है लोकसभा की कार्रवाई में भी भाग ले सकता है। एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है। यहाँ उल्लेखनीय यह है कि कोई भी मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य बने मात्र 6 महीने तक ही मंत्री रह सकता है। लेम डक सत्र क्या होता है? लेम डक सत्र का अर्थ होता है यह नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते लेम डक कहलाते हैं। बात करें संसदीय कार्रवाई के साधन। पहला होता है इसमें प्रश्नकाल। संसद का वह घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और सामान्यतः मंत्री उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 तरह के होते हैं: तारांकित, अतारांकित तथा अल्प सूचना वाले। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है तथा इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी ओर अतारांकित प्रश्नों के मामलों में लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है, इसलिए इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। अल्प सूचना के प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिन्हें कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है। इनका उत्तर भी मौखिक दिया जाता है। मंत्रियों के अतिरिक्त प्राइवेट सदस्यों से भी प्रश्न किए जा सकते हैं। इस प्रकार कोई प्रश्न
किसी प्राइवेट सदस्य को भी संबोधित हो सकता है यदि प्रश्न की विषय वस्तु किसी विधेयक व संकल्प अथवा सदन की कार्रवाई से संबंधित अन्य मामलों से जुड़ी हो जिसके लिए उत्तरदायी है। ऐसे प्रश्नों से संबंधित प्रक्रिया वैसी होगी जैसी कि मंत्री के प्रश्न पूछे जाने के लिए होती है। तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना प्रश्न तथा प्राइवेट सदस्यों से प्रश्नों की सूची क्रमशः हरे, सफ़ेद, हल्के गुलाबी व पीले रंग में छपी होती है ताकि वे एक दूसरे से अलग दिखें। फिर आता है शून्यकाल। दूसरे नंबर पर शून्यकाल की क्या होता है? प्रश्नकाल की तरह प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। इस तरह यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद बिना सदस्य पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। सूचना काल में प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और इससे सदन के नियमित कार्यकृत के साथ किया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य के समय को शून्यकाल कहते हैं। संसदीय प्रक्रिया में यह नवाचार होगा, यहाँ पे नवसार की जगह नवाचार भारत की देन है तथा यह वर्ष 1962 से जारी है। ये नवाचार की जगह नवाचार कर लेना। फिर आता है प्रस्ताव। लोक महत्व के किसी मामले पर बिना पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति के बिना बहस की जा सकती है। विभिन्न विषयों पर सदन अपना मत या निर्णय किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाए गए प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत कर देता है। सदस्यों द्वारा चर्चा के लिए लाए गए प्रस्तावों की 3 प्रमुख श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी में है महत्वपूर्ण प्रस्ताव। यह एक स्वयं वर्णित स्वतंत्र प्रस्ताव है जिसके तहत बहुत महत्वपूर्ण मामले जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना आदि शामिल है। स्थानापन्न प्रस्ताव। यह वह प्रस्ताव है जो मूल प्रस्ताव का स्थान लेता है। यदि सदन इसे स्वीकार कर लेता है तो मूल प्रस्ताव स्थगित हो जाता है। और तीसरे नंबर का जो प्रस्ताव है वह है पूरक प्रस्ताव। ऐसा प्रस्ताव जिसका स्वयं कोई अर्थ नहीं होता, इसे सदन में तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक इसके मूल प्रस्ताव का संदर्भ ना हो। इसकी 3 श्रेणियां हैं पूरक प्रस्ताव की। पहली है सहायक प्रस्ताव। इसे नियमित प्रक्रिया के रूप में विभिन्न कार्यों के संपादन इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरे नंबर पर स्थान लेने वाला प्रस्ताव, इसे वाद विवाद के दौरान किसी अन्य मामलों के संबंध में लिया जाता है और यह उस मामले का स्थान लेने के लिए लाया जाता है। तीसरा है संशोधन। यह मूल प्रस्ताव के केवल भाग को परिवर्तित या स्थान लेने के लिए लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव क्या होता है? कटौती प्रस्ताव। यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो वाद विवाद को रोककर इसे मतदान के लिए रखा जाता है। सामान्यतः 4 प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं। पहला होता है साधारण कटौती प्रस्ताव। इसमें क्या होता है? यह वह प्रस्ताव है जो किसी सदस्य की ओर से रखा जाता है। इस मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, अब इसे मतदान के लिए रखा जाए। कटौती प्रस्ताव। इस मामले में किसी प्रस्ताव का चर्चा से पूर्व विधेयक या लंबे संकल्पों का एक समूह बना लिया जाता है। वाद विवाद में इस भाग पर पूर्ण के रूप में चर्चा की जाती है और संपूर्ण भाग को मतदान के लिए रखा जाता है कंगारू कटौती। कंगारू कटौती क्या होती है? इस प्रकार के प्रस्ताव में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है और शेष खंडों को छोड़ दिया जाता है और उन्हें पारित मान लिया जाता है। फिर है गिलोटिन प्रस्ताव। जब किसी प्रस्ताव या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं होती तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है।
इसके बाद आता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव में यह किसी मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबोधित है। यह किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जब सदस्य का यह महसूस करता है कि किसी सदस्य को प्रकट नहीं कर या गलत सूचना देकर किसी मंत्री या सदन के एक या अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया। इसका उद्देश्य संबोधित मंत्री की निंदा करना है। फिर है ध्यानाकर्षित प्रस्ताव। इस प्रस्ताव द्वारा सदन का कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले पर आकर्षण कर सकता है। शून्यकाल की तरह ही संसदीय प्रक्रिया में यह भारतीय नवाचार है जो 1954 से अस्तित्व में है। शून्यकाल से विपरीत प्रक्रिया नियमों में इसका उल्लेख है। फिर है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव में क्या होता है? यह किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। यह लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में से पेश किया जा सकता है। सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा 2.5 घंटे से कम नहीं होती। सदन की कार्रवाई के लिए स्थगन का प्रस्ताव की निम्न सीमाएं हैं। इसके माध्यम से ऐसे मुद्दों को ही उठाया जा सकता है जो कि निश्चित तथ्यात्मक, अत्यंत जरूरी एवं लोक महत्व के हों। इसमें एक से अधिक मुद्दों को शामिल नहीं किया जाता। इसके माध्यम से वर्तमान घटनाओं के किसी महत्वपूर्ण विषय को ही उठाया जा सकता है, ना कि साधारण महत्व के विषय को। इसके माध्यम से विशेषाधिकार के प्रश्न को नहीं उठाया जा सकता। इसके माध्यम से ऐसे किसी भी विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो। इसके माध्यम से किसी ऐसे विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती जो न्यायालय में विचाराधीन हो। इसे किसी पृथक प्रस्ताव के माध्यम से उठाए गए विषय को पुनः उठाने की अनुमति नहीं है। अब है अविश्वास प्रस्ताव। संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अभिप्राय है कि मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक कि उसे सदन में बहुमत प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में, लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव कर हटा सकती है। प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। खंडित जनादेश के परिणाम स्वरूप त्रिशंकु संसद, अल्पमत सरकार तथा गठबंधन सरकार आदि की परिस्थितियों से निपटने के लिए एक प्रक्रियात्मक उपाय के तौर पर विश्वास प्रस्ताव का प्रावधान किया गया। क्षीण बहुमत वाली सरकारों को सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किया जाता है। जो भी सरकार एक समय होती है, कभी कभी स्वयं बहुमत सिद्ध करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाती है।
यदि ये विश्वास प्रस्ताव गिर जाता है तब सरकार भी गिर जाती है। फिर होता है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव विश्वास प्रस्ताव से अलग है, जैसा कि तालिका 22(2) में दर्शाया गया है। इसे बाद में देखें। धन्यवाद प्रस्ताव प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र एवं प्रति एक वित्तीय एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष, यहाँ पर प्रत्येक और जोड़ लो, एवं और इसके वित्तीय के बीच में यहाँ पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति पूर्ववर्ती वर्ष और आने वाले वर्ष में सरकार की नीतियां एवं योजनाओं का खाका खींचता है। राष्ट्रपति के इस संबोधन को ब्रिटेन के राजा का भाषण से लिया गया है। दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है। इसी को धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। बहस के बाद प्रस्ताव को मत विभाजन के लिए रखा जाता है। इस प्रस्ताव का सदन में पारित होना आवश्यक है, नहीं तो इसका तात्पर्य सरकार का पराजित होना है। राष्ट्रपति का यह प्रारंभिक भाषण सदनों को चर्चा तथा वाद विवाद के मुद्दों उठाने और त्रुटियों और कमियों हेतु सरकार और प्रशासन की आलोचना का अवसर उपलब्ध कराता है। अनियत दिवस, यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे अध्यक्ष चर्चा के लिए बिना तिथि निर्धारित किए रखता है। अध्यक्ष सदन के नेता से चर्चा करके या सदन की कार्य मंत्रणा समिति की अनुशंसा से इस प्रकार के प्रस्ताव के लिए कोई दिन या समय नियत करता है। फिर है विलंबकारी प्रस्ताव। यह किसी विधेयक या प्रस्ताव या संकल्प पर जारी बहस अथवा चर्चा का स्थगन प्रस्ताव अथवा सदन के विचार से किसी कार्य की प्रगति को धीमा करने अथवा विलंबित करने के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव है। यह किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव के पेश होने के बाद किसी भी समय लाया जा सकता है। विलंबकारी प्रस्ताव पर चर्चा इस प्रस्ताव से अंतर्निहित विषय पर ही सीमित रखी जाती है। यदि लोकसभा अध्यक्ष सभापति की राय में ऐसा प्रस्ताव सदन के नियमों का दुरुपयोग है तो तुरंत इस पर प्रश्न कर सकते हैं अथवा प्रश्न पूछने से मना कर सकते हैं। अब तालिका देखते हैं। एक है निंदा प्रस्ताव और एक है अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा में स्वीकार का कारण बताना अनिवार्य है। निंदा प्रस्ताव में अविश्वास प्रस्ताव में लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। निंदा प्रस्ताव है यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। यह पूरे अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव मंत्री परिषद की कुछ नीति या कार्य के खिलाफ निंदा के लिए लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रियों के लोकसभा के विश्वास को निर्धारण हेतु लाया जा सकता है। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्री परिषद के त्याग पत्र देना आवश्यक नहीं है। यदि ये लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना ही पड़ता है। अब है औचित्य प्रश्न। औचित्य प्रश्न क्या होते हैं? औचित्य प्रश्न जब सदन संचालन के समय सामान्य नियमों का पालन नहीं करता
तो एक सदस्य औचित्य प्रश्न के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कर सकता है। यह सामान्य विपक्षीय सदस्य द्वारा सरकार पर नियंत्रण के लिए उठाया जाता है। यह सदन का ध्यान आकर्षित करने की एक साधारण युक्ति है, क्योंकि यह सदन की कार्रवाई को समाप्त करती है। औचित्य प्रश्न में यद्यपि किसी तरह की बहस की अनुमति नहीं होती है। फिर है आधे घंटे की बहस। आधे घंटे बहस पर्याप्त लोक महत्व के मामले आदि पर चर्चा के लिए है। अध्यक्ष ऐसी बहस के लिए सप्ताह में 3 दिन निर्धारित कर सकता है। इसके लिए सदन में कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं होता। फिर है अल्पकालीन चर्चा। अल्पकालीन चर्चा, इसे 2 घंटे का चर्चा भी कहते हैं, क्योंकि इस तरह की चर्चा के लिए 2 घंटे से अधिक का समय नहीं लगता। संसद सदस्य किसी जरूरी सार्वजनिक महत्व के मामले को बहस के लिए रख सकते हैं। अध्यक्ष सप्ताह में इस पर बहस के लिए 3 दिन उपलब्ध करा सकता है। विशेष उल्लेख फिर होता है। विशेष उल्लेख में क्या है? ऐसा मामला जो औचित्य प्रश्न नहीं है, उसे प्रश्नकाल के दौरान नहीं उठाया जाता। आधे घंटे की बहस जिसमें कई सारे मामले शामिल हैं, इसे विशेष उल्लेख के तहत राज्यसभा में उठाया जाता है। ये लोकसभा में नियम 377 के अधीन नोटिस कहा जाता है। फिर है संकल्प। संकल्प में साधारण लोक महत्व के मामले पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई सदस्य संकल्प ला सकता है। किसी समय द्वारा प्रस्तावित संकल्प या संकल्प को संशोधन को सभा की अनुमति के बिना वापस नहीं किया जा सकता। संकल्पों की 3 यहाँ पर ये समय काट के सदस्य कर लेना। सदस्य समय नहीं, सदस्य होगा। द्वारा प्रस्तावित संकल्प या संकल्प को संशोधित सभा की अनुमति बिना वापस नहीं लाया जा सकता। संकल्प को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है गैर सरकारी सदस्यों का संकल्प। इसमें क्या होता है? यह संकल्प गैर सरकारी सदस्यों द्वारा लाया जा सकता है। इस पर बहस केवल वैकल्पिक शुक्रवार दोपहर के बाद बैठक में की जा सकती है। सरकारी संकल्प, यह संकल्प मंत्री द्वारा लाया जा सकता है। इसे किसी भी दिन सोमवार से शुक्रवार तक लाया जा सकता है। फिर है सांविधिक संकल्प। इसे या तो गैर सरकारी सदस्य द्वारा या मंत्री द्वारा लाया जा सकता है। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि संविधान के उपबंध या अधिनियम के तहत लाया जा सकता है। फिर संकल्प प्रस्तावों से निम्नलिखित संदर्भों में भिन्न होते हैं। सभी संकल्प महत्वपूर्ण प्रस्तावों की श्रेणी में आते हैं। इसका अर्थ है प्रत्येक संकल्प एक विशिष्ट प्रकार का प्रस्ताव होता है। यह अनिवार्य नहीं है सभी प्रस्ताव महत्वपूर्ण हों। इसके अतिरिक्त यह भी अनिवार्य नहीं है कि सभी प्रस्तावों को सभा की स्वीकृति के लिए रखा जाए। यद्यपि फिर आता है युवा संसद। युवा संसद की योजना चौथे अखिल भारतीय विहित सम्मेलन की अनुशंसा पर प्रारंभ की गई। इसके उद्देश्य हैं, यह युवा पीढ़ी को संसद की कार्रवाई से अवगत कराता है, युवाओं के मस्तिष्क को अनुशासन एवं संबंध तथ्यों से परिचित कराता है। यह छात्र समुदाय में लोकतंत्र के आधारभूत मूल्यों को समझाता है ताकि उन्हें लोकतांत्रिक संस्थानों के कार्य की सही जानकारी मिल सके। फिर है इस योजना को समझाने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय राज्यों को जरूरी प्रशिक्षण व योजना को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। संसद में विधायी प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में संपन्न होती है। प्रत्येक सदन
में हर विधेयक समान चरणों के माध्यम से पारित होता है। संसद में पेश होने वाले विधेयक दो तरह के होते हैं। एक है सरकारी विधेयक एवं गैर सरकारी विधेयक। दोनों क्रमशः सरकारी विधेयक और गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक को भी कहा जाता है। यद्यपि दोनों समान प्रक्रिया के तहत सदन में पारित होते हैं, किंतु उन्हें विभिन्न प्रकार के अंतर होता है, जैसा कि तालिका 22(3) में दर्शाया गया है। संसद में प्रस्तुत विधेयकों को निम्नलिखित 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है साधारण विधेयक। वित्तीय विषय के अलावा अन्य सभी विषयों से संबंधित विधेयक साधारण विधेयक कहलाते हैं। धन विधेयक। ये विधेयक वित्तीय विषयों तथा कर आरोपण, लोक व्यय इत्यादि से संबंध होते हैं। अब समझते हैं सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक संसद में मंत्री पेश किया जाता है, संसद में मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। गैर सरकारी विधेयक संसद के मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। फिर है सरकारी विधेयक संसद द्वारा इसके पारित होने की पूरी उम्मीद होती है। ये सार्वजनिक मामले पर विपक्षी दल के मंतव्य को प्रदर्शित करता है। तीसरा है सरकारी विधेयक संसद द्वारा इसके पारित होने की पूरी संभावना है। दूसरा, ये क्रम उलट गया है। यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता सत्तारूढ़ दल। और गैर सरकारी विधेयक ये सार्वजनिक मामलों के विपक्षी दल के मंतव्य को प्रदर्शित करता है। तीसरा है संसद द्वारा इसके पारित होने की उम्मीद होती है, इसके संसद द्वारा पारित होने की कम उम्मीद होती है। चौथा, इस द्वारा अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। इसमें अस्वीकृत होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर है सरकारी विधेयक संसद में पेश करने के लिए 7 दिनों का नोटिस होना चाहिए। इसमें है संसद के पेश होने के लिए ऐसे प्रस्ताव के लिए मात्र 1 नोटिस होना चाहिए। सरकारी विधेयक में इससे संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से पेश किया जाता है। इसमें गैर सरकारी विधेयक इसका निर्माण संबंधित सदस्य की जिम्मेदारी होती है। फिर है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक ये विधेयक किसी भी विषयों से ही संबंधित है, परंतु धन विधेयक से भिन्न होते हैं। संविधान संशोधन विधेयक ये विधेयक संविधान के उपबंधों से संशोधन के संबंधित होते हैं। संविधान में सभी 4 प्रकार के विधेयकों के संबंध में अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया विहित की गई है। यहाँ साधारण वित्त एवं धन विधेयक से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन किया जा रहा है। संविधान संशोधन विधेयक की चर्चा अध्याय 10 में की गई है। साधारण विधेयक। प्रत्येक साधारण विधेयक संविधिक पुस्तक में स्थान पाने से पूर्व संसद 5 चरणों में गुजरता है। प्रथम है पठन पाठन। साधारण विधेयक संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह विधेयक मंत्री या सदस्य द्वारा किसी भी प्रस्तुत किया जा सकता है। जब कोई सदस्य में यह विधेयक प्रस्तुत करना चाहता है तो उससे पहले सदन को इसकी अग्रिम सूचना देनी पड़ती है। जब सदन में इस विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दे देता है तो प्रस्तुतकर्ता इस विधेयक का एक शीर्षक एवं इसका उद्देश्य बताता है। इस चरण में विधेयक पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती। बाद में इस विधेयक को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। यदि विधेयक प्रस्तुत करने से पहले ही राजपत्र में प्रकाशित हो जाए तो विधेयक के संबंध में सदन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। विधेयक का प्रस्तुतीकरण एवं उसका राजपत्र में प्रकाशित होना ही प्रथम पाठन कहलाता है। द्वितीय पाठन। इस चरण में विधेयक की न केवल सामान्य बल्कि विस्तृत समीक्षा की जाती है। इस चरण में विधेयक को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। विधेयक के प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चरण है। वास्तव में इस चरण के 3 उपचरण होते हैं जिनके नाम हैं साधारण बहस की अवस्था,
समिति द्वारा जांच एवं विचारणीय अवस्था। साधारण बहस की अवस्था का मतलब है क्या है? विधेयक की छपी हुई प्रतियां सभी सदस्यों के बीच वितरित कर दी जाती हैं। सामान्यतः विधेयक के सिद्धांत एवं उपबद्धों पर चर्चा होती है, लेकिन विधेयक पर विस्तार से विचार विमर्श नहीं किया जाता है। इस चरण में संसद निम्न 4 में से कोई एक कदम उठा सकती है। वो 4 कदम क्या है? इस पर परंतु चर्चा कर सकता है या इसके लिए कोई अन्य तिथि नियत कर सकता है। इसे सदन की प्रवर समिति को सौंपा जा सकता है। इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जा सकता है। इसे जनता के विचार जानने के लिए सार्वजनिक किया जा सकता है। प्रवर समिति में सदन के उस सदस्य होते हैं जहां विधेयक लाया गया था। संयुक्त समिति दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। समिति अवस्था विधेयक को सदन की एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। यह समिति विस्तार पूर्वक विधेयक पर खंडवार विचार करती है, लेकिन वह इसे मूल विषय में परिवर्तित नहीं करती। फिर है समीक्षा एवं परिचर्चा के उपरांत समिति विधेयक को वापस सदन को देती है। नेक्स्ट है विचार विमर्श की अवस्था। प्रवर समिति से विधेयक प्राप्त होने के उपरांत सदन द्वारा भी विधेयक के समस्त उपबंधों की समीक्षा की जाती है। विधेयक के प्रत्येक उपबंध पर खंडवार चर्चा एवं मतदान होता है। इस अवस्था में सदस्य संशोधन की प्रस्तुत कर सकते हैं और यदि संशोधन स्वीकार हो जाते हैं तो विधेयक का हिस्सा बन जाता है। तृतीय पाठ की बात करें, इस चरण में केवल विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने संबंध में चर्चा होती है तथा विधेयक में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। यदि सदन का बहुमत इसे पारित कर देता है तो विधेयक पारित हो जाता है। इसके उपरांत सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधेयक पर विचार एवं स्वीकृति के लिए उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। दोनों सदनों द्वारा पारित होने के उपरांत इसे सदस्य द्वारा पारित समझा जाता है। दूसरे सदन में विधेयक एक सदन से पारित होने के उपरांत दूसरे सदन में भी विधेयक का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पाठन होता है। इस संबंध में दूसरे सदन के समक्ष निम्नलिखित 4 विकल्प होते हैं। वो 4 विकल्प क्या हैं? पहला है
पहला है, यह विधेयक को किसी रूप में पारित कर प्रथम सदन को भेज सकता है, अर्थात बिना संशोधित। दूसरा है, यह विधेयक को संशोधन के साथ ही पारित करके प्रथम सदन को पुनः विचारार्थ भेज सकता है। यह विधेयक को अस्वीकार कर सकता है। यह विधेयक पर किसी प्रकार की कार्रवाई न करके उसे लंबित कर सकता है। यदि दूसरा सदन किसी प्रकार के संशोधन के साथ विधेयक को पारित कर देता है या प्रथम सदन संशोधन को स्वीकार कर लेता है तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। दूसरी ओर यदि द्वितीय सदन द्वारा किए गए संशोधनों का प्रथम सदन अस्वीकार कर देता है तो संसदीय संसद को महत्वपूर्ण अस्वीकार कर देता है या द्विसदनीय 6 माह तक कोई कार्रवाई नहीं करता। तो गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस तरह के गतिरोध को समाप्त करने हेतु राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। यदि स्थिति एवं मत देने वाले सदस्यों का बहुत इस संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कर देता है तो उसे दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति संसद दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। इस समय राष्ट्रपति के समक्ष 3 प्रकार के विकल्प होते हैं। पहला है, वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है। दूसरा है, वह स्वीकृति देने हेतु विधेयक को रोक सकता है। तीसरा है, वह पुनर्विचार हेतु विधेयक को संसद को वापस लौटा सकता है। इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।